तो पूरी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो ये सब स्थितियां आती हैं जो विभाग के लिए बड़ी मुश्किलात और दुश्वारियां पैदा करती है। लेकिन हम लोग न्यायालय से भी अपील कर रहे हैं और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि जितने अधिक लोग पात्र होंगे, जितने अधिक लोगों की पात्रता बनेगी विभाग के लिए, तो उतनी अच्छी बात है। हम नियुक्तियां तो रिक्तियों के हिसाब से करते हैं, कोई पात्रता के हिसाब से तो करते नहीं है। और इसी तरीके से देखा, अभी कल हमने आप लोगों के भी चैनल में भी और समाचार पत्रों में भी आ रहा था, जो हमारे एसटी की पिछला बार 19 के रिजल्ट वाले जो लोग थे, जो मेरिट इन मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला चक्कर जो था, कर देखे थे बोर्ड ऑफिस में भी कुछ लोग गए थे, कुछ लड़के। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें वेदर इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों क्वालिफाइड है। जब भी रिक्तियां आएंगी तो वो दोनों उसकी पात्रता रखेंगे और दोनों उसमें नियुक्ति या नियोजन हेतु आवेदन कर सकेंगे। इन चीजों को हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन शायद वहां से लगता है प्रमाण पत्र निर्गत करने में थोड़ी देर हुई है। लेकिन हमारे छात्रों को या अभ्यर्थियों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उनके हिसाब से, उनके हित में सही फैसला ले लिया है और पात्रता दोनों की बनी रहेगी। और वो तिथियां भी हम ये सब, इन सब चीजों से जब माननीय उच्च न्यायालय से इजाजत ले लेंगे तो वो तिथियां भी हम जल्द घोषित करेंगे। तो हमको तो इतने कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर फोल्डर नहीं मिल रहा है। जिन जगहों पर गड़बड़ी का मामला आया सामने, उनमें जो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब जांच हो रही है और 4 लड़के अगर गलत हैं तो 100 लड़कों का नियोजन रद्द कर दिया जा रहा है, तो निर्दोष लड़के हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो नहीं, 4 देखिए उसमें बात क्या है, इसको समझना चाहिए कि अगर कहीं रोस्टर के बिंदु पर कोई शिकायत है, तो अगर रोस्टर के एक बिंदु में गड़बड़ी हुई है, जिस श्रेणी के लोगों का वो सीट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो वो तो पूरा रोस्टर का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है ना। तो एक आदमी के गड़बड़ होने से, अगर जिसको आरक्षित होना है किसी खास वर्ग के लिए, उसके लिए उसने नहीं किया, तो उसके आगे पीछे भी तो प्रभावित हो जाता है कि अगर वो आरक्षित होता तब अगला अनारक्षित हो जाता जो आरक्षित है। तो इसलिए हम लोग कोई चॉइस से या कोई पसंद से नहीं करते। आप सोचिए ना कितनी परेशानी होती है एक चीज को मॉनिटर करके नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जितनी जल्द पूरा कर लें, क्योंकि आप सोचिए ना, सरकार के लिए ये बड़ा ही अफसोस की स्थिति हम लोग मानते हैं कि हमारे विद्यालयों में रिक्तियां हैं, हमारे छात्र शिक्षकों के अभाव में मतलब पूर्ण रूपेण पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। तीसरी बात कि हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। तो सरकार के लिए तो ये तीनों अलग अलग चिंता का विषय है। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि हर हाल में नियोजन। सर अभी जो नियोजन हो रहा है सर, उसमें जो भी अभी चयनित अभ्यर्थी है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद स्कूल में कैसे जो ये टीचर है वो योगदान दें, मतलब कब तक स्कूल में तो ये बता दें आपको, इसीलिए हमने एक लाइन कहा था उसमें कि इनको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा ये पदस्थापन स्थल के साथ मिलेगा, और जो जो नियोजन इकाइयां हैं वहां जो शिक्षकों का या मतलब अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, पदस्थापन में कैसे प्राथमिकता देनी है, पदस्थापन का मेरिट लिस्ट या प्राथमिकता सूची कैसे होगी, ये भी विभाग के द्वारा उनको दिया जा रहा है सर्कुलेट करा के। और उसमें जो प्राथमिकता सूची होगी वो उस सूची के हिसाब से मेरिट कम चॉइस बेसिस होगा।
जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दें, जो दिव्यांग आरक्षित वर्ग की महिला है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, खास के दिव्यांगता के कारण। आप सब सहमत होंगे, जो कोई दिव्यांग है तो पदस्थापन में वो प्राथमिकता या इच्छित जगह पाने में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, दिव्यांगों को दी जा रही है। तो ये सूची मतलब उनको पदस्थापन में कैसे इसका निर्धारण करना है, कैसे चॉइस देना है, इसका भी डिटेल्ड गाइडलाइन उनको दिया जा रहा है, जो नियोजन इकाई के द्वारा वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसका हमारे स्थानीय अधिकारी उसका अनुश्रवण करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। और जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें उनके पदस्थापन का जगह भी रहेगा और उनको वहां कहना, जो वो नियुक्ति पत्र मिलते ही वो चाहे तो अगले दिन ज्वाइन कर सकते हैं, अगले दिन से वो शिक्षक। एक सवाल है सर, जैसे एक सवाल है और बाकी है नियोजन का, काउंसलिंग का, जो 14 से 16 मार्च तक होना है, तो क्या सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला नहीं होगा? कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला। सर एक सवाल है सर, 3 साल सर नियोजन प्रक्रिया चलती है, 42,000 शिक्षक आपको मिलते हैं सर, 90,000 की जरूरत थी, तो नहीं लगता है कि नियोजन प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ कमी है या फिर कुछ एक बार देखने की जरूरत है? कोई कमी नहीं है, और ये जो अभी मिल रहे हैं ये तो एक खास स्थिति बन गई है, जो हमने आपको बताया कि ये पिछले 3 साल से कोई बने सिस्टम के गड़बड़ी के कारण हो, ये ऐसी बात थोड़े। अब 2 साल कोविड में सब कुछ बंद कर दिया, ये कोई जानता था क्या, या हम आप जानते हैं क्या? अभी ही हम कह रहे हैं, अभी तो ओमिक्रॉन महाराज जी की थोड़ी कृपा है, इसीलिए हम लोग बात आगे बढ़ाते जा रहे हैं। किस दिन उनका रुख खराब हो जाएगा, फिर क्या चलेगा क्या रुक जाएगा, ये कौन जानता है। 7वां का भी घोषणा कर दीजिए सर। 7वां का तो बताए सर, तो होने बने। सर जो बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं सर 7वें चरण के। इनको सर 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। सबकी सीनियरिटी तो नियोजन इकाई तक ही सीमित है ना, जहाँ पर काउंसिलिंग ही नहीं हुआ है, उनके अपने नियोजन इकाई में कहाँ से वरीयता प्रभावित होगी, ये सोचिए ना। 7वें का तरीका क्या है? सर ये फोल्डर चलिए सर ये फोल्डर जो जमा नहीं हुआ था 90,000 का, उसका सर क्या अभी तक होगा? जो फोल्डर 90,000 सवाल सर ये महिला और दिव्यांगों के स्थानांतरण की अरे बात हैंडआउट मत दीजिए। ट्रांसफर मामला भी सर वो भी हम लोग कर रहे हैं, उसको भी ऑनलाइन बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करेंगे। ये हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब जल्द बन जाएगा। अब कहना फिर बीच में विधानसभा सत्र आ गया, कोरोना से छूटते हैं तो सत्र हो जाता है। ये निगरानी वाला सर जो जांच फोल्डर जो था सर, तो कब अभी तक कितने लोगों ने उससे भी आंकड़ा नहीं है? उसमें तो हमने कहा था ना कि लगभग 90,000 के आसपास फोल्डर नहीं मिल रहे। अब उसमें परेशानी ये समझ कि जो नियोजन इकाइयां होती हैं उसमें जनप्रतिनिधि उसके अधिकारी होते हैं, और जब वो नियुक्तियां हुई थी 2006-7 उसके बाद से तो 2 बार पंचायत के चुनाव हो गए।